नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों की तैयारी अब जमीन पर और वॉर रूम में दिखने लगी। नेता कार्यकर्ता गाजे बाजे के साथ सड़कों पर उतर चले। पार्टियां अपने विभागों और प्रकोष्ठों की मीटिंग करके रणनीतियां फिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस को अपने किसान कार्ड पर पूरा विश्वास है, तो बीजेपी को मोदी के चेहरे पर अब भी उतना ही भरोसा है। ऐसे में सवाल ये, क्या विधानसभा चुनाव में हुआ एक तरफा मुकाबला जो नतीजों में दिखा, लोकसभा में कांटे की टक्कर में बदलेगा? सड़क पर रैली और नारे, बैठक में जीत की रणनीति, सदन में सवालों की झड़ी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के समय से शुरू हुआ इलेक्शन का खुमार अब लोकसभा के बाद ही उतरेगा। बीजेपी ने अपने युवा नेताओं को सड़कों पर उतार दिया है। कलेक्टर की नौकरी छोड़कर सियासत में आए ओपी चौधरी ने माइक थामा और रायपुर की सड़कों पर वंदे मातरम के नारे लगवाए। साथ ही देश में स्थायी सरकार के बहाने मोदी और महागठबंधन की तुलना की। आप सबको पता है कि 1984 के बाद 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार अगर किसी व्यक्ति ने, किसी पार्टी ने बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। आप सबको पता है 1996 में, 1997 में किस तरह की कमजोर सरकारें चलती थी। देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने थे, इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री बने थे, और किस तरह का कहानी चलता था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी संकल्प यात्रा की तैयारियों में जुटी रही। विधानसभा चुनाव से पहले किए वादों को पूरा करने में जुटी छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की कर्ज माफी के बाद 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा कर लोगों के बीच मैसेज देने की कोशिश की है। विपक्ष ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर घेराबंदी की तो पार्टी ने प्रखंड और जिला स्तर पर रोजगार देने का वादा कर दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर दी। और फिर रायपुर में 7 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, 27 तारीख को राजनाथ सिंह जी का है और 1 तारीख को सरगुजा क्षेत्र के लिए लोग। ये अलग अलग क्लस्टर में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और वहाँ शक्ति केंद्र स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होता है। ये तैयारियां आने वाले लोकसभा की दृष्टि से अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने का है और राष्ट्रीय नेतृत्व भी इसमें लगा हुआ है और हम 11 में 11 लोकसभा सीट में हमारी बढ़त हो, उस तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य के जो बिंदु हैं जिनसे हमको लोगों को अवगत कराना है, वो इन शिविरों के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और उनसे ये जानकारियां साझा करेंगे। 200 उद्योग, छोटा उद्योग लगाएंगे, तोरा का, महुआ का, इमली का, टमाटर का, सब्जी का, जो भी किसान पैदा करेगा, हमारा राष्ट्रीय नेता का मंशा है कि हम घोषणा पत्र में लिखा है कि जो भी किसान पैदा करेगा, चाहे आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, आम आदमी हो, किसान को दुखी नहीं करेंगे। दोनों ही पार्टियां केंद्र और राज्य सरकार की अपनी अपनी योजनाओं को लेकर मैदान में उतर चुकी हैं। बीजेपी जहां नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी कर्ज माफी और बिजली बिल हाफ करने के फैसले को चुनाव में भुनाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जहां जहां चुनाव अभी खत्म हुए हैं, जहां नई सरकारें आकर अपना काम संभाल चुकी हैं, वहां आपने देखा होगा कि अभी जो वायदे विधानसभा चुनाव में किए थे उनको पूरा करने की जितनी ज्यादा आप में चाह है, इससे कहीं ज्यादा चाहत है पार्टियों की कि वो अपना वायदा पूरा करें। और कांग्रेस पार्टी के लिए तीनों स्टेट में जहां सरकार बनी है, वहां पर यह मौका है कि देश के चुनाव से पहले अपने वचन को, अपने वायदों को पूरा करें। जाहिर तौर पर इसका लाभ आने वाले चुनाव में मिलना ही है। तो बीजेपी कैसे अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करेगी और क्या नया लाएगी और क्या पुराने पर भरोसा बरकरार रहेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ में आज दो बड़े ही प्रबुद्ध जन हैं।
राजेंद्र तिवारी जी हैं, प्रखर नेता हैं, प्रखर वक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखेंगे। और ओपी चौधरी साहब हैं, लंबा प्रशासनिक तजुर्बा लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी में अपनी धमाकेदार पारी की शुरुआत कर चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। चौधरी जी, शुरुआत आज मैं आपसे करते हैं। जिस तरीके से अभी एक तरफा मुकाबला विधानसभा चुनाव में देखा, इसकी उम्मीद ना आपको थी ना किसी को थी। ये कहना बेईमानी होगा कि पहले से अंदाजा था, किसी को नहीं थी जी। अब इससे उबर कर क्या ऐसी चीज आप मानते हैं जो लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी को जीत दिलाएगी? क्या रणनीति रहेगी? जी, लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है और देश जिस दो रास्ते पे खड़ा है कि एक तरफ मोदी जी का मजबूत नेतृत्व है, दूसरी ओर मजबूर सरकार बनाने की कोशिशें जारी है। एक तरफ महाठगबंधन कह लीजिए, महामिलावट कह लीजिए, उसके दुष्प्रयास हो रहे हैं। कलकत्ता में किस तरह की मीटिंग हो रही है वो सब देख रहे हैं। 1996 का दौर, 97 का दौर, जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सबको पता है कि उस तरह की सरकारें बनती हुई तो देश का क्या हश्र होता है। इस तथ्य को पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता समझ रही है। और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाली सरकार कोई भी भारतीय नहीं चाहेगा। दूसरी तरफ मोदी जी का मजबूत नेतृत्व है जो 1984 के बाद 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर एक डिसीजन लेने वाली सरकार, पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर निकल कर आई सरकार, 4.5 साल करप्शन विहीन सरकार दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे परफॉर्मेंस आप मोदी सरकार का देख सकते हैं कि चाहे जब वो आए तो 40% टॉयलेट बने हुए थे, आज 98% टॉयलेट बन गए। 50% लोगों के पास खाते थे, आज 100% लोगों के पास खाते हो गए। बिजली की जहां तक मैं बात करूं, 2004 के मैनिफेस्टो में, 9 के मैनिफेस्टो में, 14 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस बोलती रही कि हम हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे, लेकिन 19,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का पूरा काम मोदी जी ने किया है। इस तरह से आप किसी भी पैमाने पर देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि एक मजबूत निर्णय लेने वाली सरकार कुछ है। पैमाने चौधरी जी आम जनता के भी हैं। नोटबंदी, उसका असर अब तक क्लियर नहीं हो पाया, क्या पॉजिटिव असर रहा? निश्चित रूप से दूसरा, आर्थिक स्तर पर कड़वी दवा पिलाएंगे और बाद में इसका असर पाएंगे, ये जुमला शुरुआती दिनों में था। निश्चित रूप से जुमला नहीं है, आर्थिक विकास। जी, ये विपक्ष की जो चीजें, मैं उनके भी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं जी। आज आपको नहीं लगता कि उस नेतृत्व और उस वायदों के आधार पर आपको जवाब भी देना पड़ेगा? और दूसरी बात, जिसके बारे में, जिस कांग्रेस पार्टी के बारे में और जिस कुनबे के बारे में बात कर रहे हैं, प्रदेश में जो अब तस्वीर बनी वो पहले से बिल्कुल उल्टी हुई है, उसका कितना असर रहेगा? मैं देश का चुनाव, लेकिन प्रदेश का असर, अर्थव्यवस्था के स्तर पर मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था 2014 में थी, आज 6वें पायदान पर पहुंच गई है। चुनाव होते होते 5वें पायदान पर पहुंच जाएगी। हमको गुलाम बनाने वाले इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। हाई ग्रोथ रेट, पूरी दुनिया में स्लो ग्रोथ रेट चल रही है, लेकिन हाई ग्रोथ रेट मेंटेन है। महंगाई दर कम होने के साथ साथ 2009 से 2014 के यूपीए 2 के टाइम पे महंगाई दर औसत रूप से 10.1% थी। अभी 2014 से 2019 के बीच 4.6% रही है। अब 2010 की पिपली लाइव आपका मूवी याद होगा, महंगाई डायन मार जाते, 10% 15% इन्फ्लेशन रेट चल रहा था, ऐसे सिनारियो था। आज 4.6% पे हाई ग्रोथ रेट के साथ महंगाई दर को नियंत्रित किया गया है। ये अर्थव्यवस्था को मोदी जी ने देखते हैं। चौधरी साहब, निश्चित रूप से प्रैक्टिकली महंगाई कम है। 400 बिलियन डॉलर का कि आज फॉरेक्स है। जितना सहमत है आप इन सारी उपलब्धियों से? और दूसरा, ये जो कुनबा जोड़ रहे हैं ये काम नहीं करेगा, चौधरी साहब का स्टेटमेंट भी है, देखा होगा। पहली बात तो ये है कि आपने जो सवाल पूछा पहले उसका एक लाइन में जवाब दे दूं। भानुमति का कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ये जो कहावत इन्होंने कही है चौधरी जी ने, तो वर्तमान जो मोदी जी की सरकार है वो भी ऐसे ही इधर का ईंट इधर का रोड़ा ऐसा करके इकट्ठा किया गया। पूरा बताने लग जाऊं तो बहुत समय लगेगा। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं पुनीत जी कि आज की जो परिचर्चा है वो छत्तीसगढ़ सरकार और लोकसभा का चुनाव है, इस विषय पर है, या राष्ट्रीय परिवेश में शुद्ध रूप से लोकसभा का चुनाव किस आधार पर राष्ट्रीय परिवेश में होगा वो है। क्योंकि अगर आप छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसका क्या असर पड़ेगा लोकसभा के चुनाव में, अगर ये आपका प्रश्न है तो फिर मैं वैसा उत्तर दूं। यदि आपका राष्ट्रीय परिवेश में उत्तर है तो फिर मेरा सवाल एकदम सीधा है। दोनों दलों के पास चुनौती कम नहीं है, एक इस उत्साह के सहारे अब देश में सरकार बनाने की और एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को स्टैब्लिश करने की, दूसरी तरफ ये चुनौती है दूसरी विरोधी पार्टी के लिए कि जो अभी 3 स्टेट में हार का जो मुंह देखना पड़ा है, जिस तरह की स्थिति रही, उससे उबार करके एक बार फिर अपनी सरकार को दोहराने। इसके लिए आप लोगों के पास में क्या ब्रह्मास्त्र
ब्रह्मास्त्र हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या रणनीति? देखिए, अगर राष्ट्रीय परिवेश के बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि राष्ट्रीय परिवेश की अगर चर्चा कर बात हम प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट को जोड़कर ही कर रहे हैं। हाँ, तो फिर प्रदेश में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी, आपने अपने इंट्रो में कहा, शुरुआत में ही कहा कि कांटे की टक्कर है, तो अब ये कांटे की टक्कर नहीं रही पुनीत जी। वो जो 15 साल से कांटा गड़ा हुआ था छत्तीसगढ़ के सीने पे, वो भारतीय जनता पार्टी नाम का वो कांटा निकल गया है। अब विकास की अनेक संभावनाएं हैं और उस संभावना को संभव करने का काम बड़ी तेजी के साथ, अपने पुरुषार्थ के साथ, अपने विवेक दृष्टि के साथ में भूपेश बघेल और उनकी सरकार लगी हुई है। मैं आपको कुछ वानगी देना चाहूंगा। अभी जुम्मे 60 दिन तो हुए इस सरकार को काम करते हुए, और इन 60 दिनों में जिस तरह के जनाकांक्षाओं की पूर्ति को लेकर के फैसले किए गए हैं वो ऐतिहासिक हैं, अभूतपूर्व हैं। हम सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी थी किसानों के प्रति। उनका लाभ मिलेगा, उनका लाभ इस तरह से मिलेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि विधानसभा के चुनाव में आम जनता भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह से नाराज थी, और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बढ़ता हुआ मनोबल, उनकी एकजुटता, उनकी मेहनत, चाहे वो लाठीचार्ज के रूप में हो, चाहे जेल जाने में के रूप में हो, जिसमें वो जन आकांक्षाओं की प्रतिध्वनि कर रहे थे, उसको देख करके आम जनता ने आज 3/4 से ज्यादा बहुमत हमको दिया है। अब जिस तरह से ये प्रदेश की सरकार काम कर रही है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दिशा में सार्थक कदम उठा रही है, और जिस तरह से चारों तरफ उसकी वाहवाही हो रही है, अब एक पूरा वाक्य हो जाने दीजिए, एक मुद्दे बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, चाहे किसान की कर्ज माफी का मामला हो, चाहे 2,500 का। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अब लोग आशीर्वाद स्वरूप कि भूपेश बघेल जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, 18 घंटे काम करते हुए आपने काम किया है, आशीर्वाद लीजिए, 1991 की पुनरावृत्ति कीजिए और ये 11 की 11 सीट लीजिए, हम आपको प्रोत्साहित करेंगे। तिवारी जी, अब एक छोटा सा, बहुत छोटी सी टिप्पणी, मैं आता हूं चौधरी साहब, छोटी सी टिप्पणी। पिछली बार जब हम इस विषय को लेकर के बातचीत कर रहे थे तो बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस के लोग समझ ही नहीं पा रहे कि देश का चुनाव अलग होता है, प्रदेश का चुनाव अलग, देश के मुद्दे अलग होते हैं, देश को सरकार चुनते समय लोग अलग सोच रखते हैं, ये प्रदेश की जीत का असर नहीं पड़ेगा। तो असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने आपसे बीच में रोक के पूछा। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार के बहुत सार्थक कदमों का प्रभाव पड़ेगा। और एक बात और है, अभी जैसा चौधरी जी ने बताया, इनका बताना स्वाभाविक है कि इन्होंने प्रशस्ति गान किया मोदी जी की सरकार का। अब मोदी जी के बारे में मैं आलोचना चालू करूंगा तो हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह वो हनुमान जी की पूंछ जैसी लंबी होती जाती वैसी होगी। और स्थिति यह है कि जिस डिमोनिटाइजेशन के कारण, जिस नोटबंदी के कारण, जिस निरर्थक तरीके से लागू किए जीएसटी के कारण, और जिस तरह से ये जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इस पर तो मेरा निवेदन है कि आप एक लंबा डिबेट रखवाइए। एक सर के बदले 10 सिर लाने की जो बात कर रहे थे, बड़ा छाती ठोक करके बात कर रहे थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के साथ में मिलकर के सरकार बनाई थी, और पहली बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं कश्मीर में। ये सारी की सारी देन आतंकवादी गतिविधियां जो बड़ी हैं, वो मोर्चे हैं जिस पर आपकी सरकार और वो बड़े नेता फेल दिखे हैं, जिनके ऊपर देश ने, जैसे अभी प्रदेश में कांग्रेस पर बड़ा भरोसा किया ना, उतना ही बल्कि उससे विराट भरोसा पिछली बार किया था। मैं पहले कश्मीर के मुद्दे पे बता दूं कि आप ये स्वीकार करेंगे कि इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक से किसी सरकार ने जवाब दिया बहुत तगड़े बहुत मजबूती के साथ, तो मोदी सरकार ने जवाब दिया। अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई, प्रचार नहीं किया गया था, ये संशोधन कर दूं मैं। आप जो पुलवामा की घटना हुई है उसके बाद देख रहे हैं कि रशीद को, गाजी को कुछ घंटों के अंदर मार गिराया गया है। दूसरी बात कि नदियों के पानी रोकने की पहल चालू कर दी जा चुकी है, 200% आयात शुल्क इंपोज किया जा चुका है। बहुत कठोर कदम मोदी जी ने उठाए हैं और सेना को खुली छूट दी गई है। सेना को खुली छूट दी गई है। टाइमिंग कब किस तरह से रणनीति बनाकर कार्रवाई की जाएगी, सेना पर को छूट दी गई है मोदी। ठीक है चौधरी साहब और तिवारी जी, मैं इस विषय पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। चलिए, दोनों दलों की तैयारी पर बात करें। लोकसभा चुनाव करीब हैं, सरकारें बदल चुकी हैं प्रदेश में। अब देश की सरकार में वो परिवर्तन की बात चलेगी, परिवर्तन की लहर चलेगी, या वो पुराना विश्वास कायम रख पाएंगी सरकार जो केंद्र में है? राजेंद्र तिवारी जी, क्या ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि जो परिवर्तन प्रदेश में है वो आपके पक्ष में जाते हुए आपकी सरकार केंद्र में बनाएगा? निश्चित रूप से जिस तरह का
जबरदस्त काम किया है भूपेश बघेल जी ने और उनकी सरकार ने, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा है। हमारे यहाँ पूनिया जी अभी 10 दिन पहले, अब मैं थोड़ा जल्दी बोलने का प्रयास करूंगा, पूनिया जी 10 दिन पहले हम लोगों की सबकी मीटिंग ली, 3-4 कमेटियों का मैं मेंबर हूं, समन्वय समिति, चुनाव अभियान समिति और मीडिया कमेटी, इन सब कमेटियों की मीटिंग लेकर के गए। इसके बाद हमारे 2 प्रभारी मंत्री हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, डॉक्टर अरुण उराव, वो MBBS हैं, MS हैं, और डॉक्टर चंदन यादव वो PhD हैं। उन दोनों ने पूरे प्रदेश का दौरा करके और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जा करके उनको दिशा निर्देश दिया कि ये और सबसे बड़ी उपलब्धि इन सब के ऊपर भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो काम किया है वो जनता आशीर्वाद देना चाहती है कि आपने हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दिशा में बड़ी तेजी से कदम उठाया। हालांकि लंबा मार्ग है, हमारे घोषणा पत्र की बहुत सारी बातें पूरी हुई है, मगर बहुत सारी बातें ऐसी भी है जिनको पूरा किया जाना अभी शेष है। अभी तो जुम्मे 2 महीने हुए हैं और बड़ी तेजी से जिस तरह से कदम बढ़ाए हैं और जो मेहनत कर रहे हैं अपनी दूरदृष्टि के साथ में, अपने पुरुषार्थ के साथ में, 18 घंटे काम कर रहे हैं पुनीत जी, वो 18 घंटे काम कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, वो जहां जा रहे हैं जिस तरह की जी। यहाँ एक फर्क है तिवारी जी, जिस समय जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस समय आप देखें तो यहाँ भूपेश बघेल जी और रमन सिंह का चेहरा सामने था, लेकिन अब अगर आप नेशनल परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो राहुल का कंपैरिजन हमेशा से मोदी जी से होता है। और मोदी जी का जो पिछला कार्यकाल है इसमें उनके पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए बहुत सारी चीजें, क्या वो कंपैरिजन में ऐसा क्या आपके पक्ष में हो जाएगा? ये वो जो उपलब्धि गिनाने की बात कर रहे हैं उनकी अनुपलब्धि गिनाने के लिए मेरे पास इतने सारे मैटर हैं कि आपका समय कम पड़ेगा। चाहे अभी जैसे नोटबंदी की, GST की बात किया, राफेल का मामला था, जिस तरह इनके अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ये इसकी व्याख्या करने लगे। एक बात मैं बताऊं आपको, लोकसभा चुनाव 1914 में हुए, उसके बाद में जितने भी लोकसभा के बाई इलेक्शन हुए पुनीत जी, उन सब में भारतीय जनता पार्टी हारी है और उल्लेखनीय पराजय तो उनकी फूलपुर में हुई है जहां उप मुख्यमंत्री रहा है, गोरखपुर में हुई जहां पर मुख्यमंत्री ने अपनी सीट खाली किया था और लगातार हारते गए हैं। और इसकी तुलना में राजीव जी का ग्राफ उतनी ही तेजी से बढ़ा है, और प्रियंका जी के आने के बाद तो अब कांग्रेस में चौधरी साहब आंधी चल रही है कांग्रेस के नाम की। जी बोलिए चौधरी साहब। जी, मैं यही कहना चाहूंगा, वर्तमान परिदृश्य में जो स्टेट गवर्नमेंट, मैंने राष्ट्रीय परिदृश्य आपके सामने रखा, राज्य के परिदृश्य में मैं बात करूं तो आपको बदलापुर की सरकार चलाने के लिए जनता ने जनमत नहीं दिया था। ये सरकार जैसे डेमोक्रेसी की परिभाषा गढ़ी जाती है उसी तरह से सरकार को मैं परिभाषित करना चाहूंगा। ये SIT के लिए SIT द्वारा सरकार है जिसमें बदलापुर की भावना के साथ काम किया जा रहा है। शिक्षा कर्मियों के 2 वर्ष में संविलियन की बात की गई थी, कोई उनसे बात तक नहीं कर रहा। अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की कोई बात तक नहीं कर रहा है। 2500 बेरोजगारी भत्ता भूल गए हैं। 50 शराब दुकानें बंद करने की बात की जा रही है, लेकिन शराब का राजस्व बजट में बढ़ाया जा रहा है। इस तरह आयुष्मान भारत जैसी योजना को तेंदुपत्ता के लिए जो तोड़ने वालों के लिए जो चरण पादुका जैसी बहुत सारे आरोप हैं, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये बदलापुर की राजनीति बिल्कुल नहीं है, ये बदलाव की राजनीति है और बदलाव का निर्देश आदेश छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। मेरा मुझको कहा है, मैं चौधरी जी बोल देता हूं, और छत्तीसगढ़ की जनता ने बदलाव दिया है और संकेत दिया, आदेश दिया है कि आप जिन आकांक्षाओं पर डॉक्टर रमन सिंह की सरकार खरी नहीं उतरी है, भूपेश बघेल जी आप उसमें खरा उतर करके बताएं। सरकारी अधिकारियों का स्थानांतरण करना, आप तो खुद वरिष्ठ अधिकारी रहे, सरकारी अधिकारियों का ट्रांसफर करना, ये कोई बदलापुर है? और हमने 3 SIT की घोषणा की थी, अपने घोषणा पत्र में किया था कि हम झीरम घाटी में जो हमारे निर्दोष नेता मारे गए थे प्रथम पंथी के, उनकी जांच कराएंगे। हम नान घोटाला जिसमें 36,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, छत्तीसगढ़ की जनता की गरीब गाड़ी पसीने की कमाई है, हम उसकी जांच करवाएंगे। तो इस तरह की हम ये SIT पर कोर्ट स्टे दे रही है। आप देख रहे हैं इस चीज को, आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को ठगा जा रहा है। ये प्रशासन के तौर पे 2-2 महीने के अंदर 4 ट्रांसफर हो रहे हैं। आज दंतेवाड़ा में BPO सेंटर को बंद करने का न्यूज़ सवाल आपसे पूछ रहा हूं चौधरी जी, क्या ये मुद्दों के आधार पर देश का चुनाव होगा? क्या इन मुद्दों को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ की जनता देश का इलेक्शन करेगी? चुनाव होगा जो राष्ट्रीय गरीब चुनाव किसानों को राहत मिली है, उस आधार पे होगा। चुनाव मोदी जी ने बिजली का बिल आधा हुआ, मजबूर होगा।
400 यूनिट तक का छल किया गया। 2,500 रुपए हम धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं, इस पर चुनाव होगा। हम किसानों के लिए आर्थिक समर्थित है, इस पर होगा। क्षमता हो गई। हमने 5 डिसमिल की जमीन को रजिस्ट्री का करने के लिए कहा है, उस पर चुनाव होगा। हम संपत्ति कर आधा कर रहे हैं, इस पर चुनाव होगा। और सबसे बड़ी बात ये शानदार प्रशासनिक स्थापना हम कर रहे हैं, इस आधार पर चुनाव होगा। हम अच्छे लोगों को ला करके जनता की सेवा करने के लिए हम समर्पित हैं, इस आधार पर लोकसभा का चुनाव होगा। और जनता शाबाशी देने वाली है लोकसभा के चुनाव में और 11 की 11 सीट पलट रहे हैं, वो कांग्रेस की झोली में डालने वाली है। हमारी कांग्रेस ने हम चौड़ी करके कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने शानदार काम किया है और छत्तीसगढ़ की जनता को हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हम इसी तरह से शानदार काम करेंगे। एसआईटी से धूल मुख्यमंत्री ने कहा धूल झड़ी है और नींद हराम हो गई है इनकी। आप सोचिए कितने काले कारनामे हैं इनके जिसके कारण इनकी नींद उखड़ी हुई है। अरे अगर गड़बड़ी नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार के गरीब को कार्ड मिलेगा, छत्तीसगढ़ के गरीब को कार्ड नहीं मिलेगा, ये नहीं संभव है। प्रदेश की जनता समझ रही है, प्रदेश की जनता बहुत अच्छे तरीके से चौधरी साहब कोई रोक नहीं, ठीक है तिवारी मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक रहा। बस मैं यहाँ थोड़ा सा रुकूंगा, समय खत्म हो गया। जिस तरह से चौधरी साहब तिवारी जी जिस तरह से आपको 12 बजे जीएसटी लगाया, सबके 20% के जगह तिवारी जी 18% पर टैक्स आ गया। 40 लाख तक के व्यापारियों को पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। राफेल में कोर्ट ने स्टे लिया है, कैग ने क्या कहा है वो आप देख सकते हैं। राफेल में कैग ने क्या कहा वो देख सकते हैं। राफेल बिना बात के बनाया। चौधरी साहब ये नेशनल मुद्दे अगर हम अपनी पार्टी स्तर पर क्लियर करें और जनता के हित के हुए तो जरूर आपको साथ मिलेगा। देखने वाले हम भी हैं, वक्त खत्म हो गया, माफ कीजिएगा, लेकिन आप दोनों ने जो जिस तरह से अपना पक्ष रखा ये जरूर आपके नेता भी देख रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।